रेलवे स्टेशन पर आई गरीब बहू की बारात। जानकी जल्दी से मुझे चने की बाल्टी दे दो, सुबह सुबह के टाइम ही। रेलवे स्टेशन पर थोड़ी खाने पीने की चीजों की बिक्री हो जाती है, वरना फिर पूरा दिन खाली खाली सा निकल जाता है। अजी बस चने उबल गए हैं, लक्ष्मी ने प्याज मिर्च काट दिया है, मैं फटाफट चना तैयार कर देती हूँ। ये लो माँ, मैंने हरी मिर्च प्याज टमाटर सब काट दिया। जानकी ने जल्दी से चना चाट तैयार करके गिरधर को दे दिया। कुछ ही देर में गिरधर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर चने बेचने लगा। चटपटा चना खाओ भैया, चटपटा चना। हाँ जी भैया, चटपटा चना का नाश्ता करना चाहेंगे? सिर्फ 10 रुपए का है। नहीं खाने चने? अरे साहब पहले खाकर तो देखिए, इतने चटपटे चने इस पूरे रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं बेचता। गिरधर के दोबारा चने खरीदने के लिए बोलने पर प्लेटफॉर्म पर बैठे पैसेंजर ने गिरेबान पकड़ लिया। अरे जब तुझको एक बार मना कर दिया कि नहीं चाहिए चने, समझ में नहीं आता? एक तो तुम सब लोग रेलवे स्टेशन पर 2 कौड़ी की चीज बेचते हो। तुझसे पहले भी एक चाय वाला आया था, 20 रुपए में पानी कम चाय पकड़ा गया। देखते देखते प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ सी लग गई। तभी स्टेशन मास्टर आता है। चलिए चलिए हटिए यहाँ से, सब लोग हटिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? और पहले आप छोड़ो इन्हें। अरे आप लोग इन जैसे गरीबों को स्टेशन पर खुले खाने पीने की चीजें बेचने की परमिशन कैसे दे देते हैं? पता नहीं कितने दिन का पुराना बासी चना बेच रहा है ये बुढ़ा। देखिए, आपको कोई अधिकार नहीं बनता किसी रेलवे स्टेशन पर काम करने वालों से इतनी खराब बर्ताव में बात करने का। आप रेलवे स्टेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं चाहूं तो आपके लिए अभी आप पर कार्रवाई कर सकता हूं। और रही बात इनके चने की, तो पिछले 10 सालों से ये इसी रेलवे स्टेशन पर चने बेच रहे हैं। हर कमाने खाने वाला गरीब बेईमान नहीं होता है। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर उसे पैसेंजर को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है। सॉरी चाचा, मैंने चाय वाले के खराब चाय का गुस्सा आप पर निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसानों से होती है, मगर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। गरीब हूँ मगर ईमानदारी की एक रोटी खाकर भी गुजारा कर लूंगा। तो फिर 20 रुपए के चने खिला दीजिए, जोर की भूख लगी है। गिरधर ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछा और चना चाट बनाकर पैसेंजर को खिलाता है। अरे वाह चाचा, मैंने लाइफ में पहली बार रेलवे स्टेशन पर का कुछ इतना टेस्टी सा खाया है। 50 रुपए का चना चाट अलग से बनाकर दे दीजिए, हरी मिर्च ज्यादा रखना, ट्रेन में खाते खाते सफर कट जाएगा। गिरधर ने थोड़ा मुस्कुराहट से उसे देखा और झटपट से चना बनाकर दे दिया। ये लो बेटा 50 रुपए के चने। 20, 50, 70 हो गए। ये लीजिए आपके पैसे। गिरधर पिछले कई सालों से रेलवे स्टेशन पर ही गर्मी के मौसम में चने और ठंड के मौसम में घूम घूम कर चाय समोसे बेचता है। जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसकी इतनी ही आमदनी होती है जिसे वो परिवार का पेट ही चला पाता है। आज तक भी वो गरीबी में अपने पुराने मिट्टी वाले घर में गुजारा कर रहे हैं। जब भी उसके घर लड़की देखने आती तो गरीब देखकर मना कर देते। क्यों भाई गिरधर, कल तो लक्ष्मी बिटिया के बीए का परीक्षा का परिणाम था ना, क्या रिजल्ट रहा? अरे मास्टर जी, पूरे कॉलेज में फर्स्ट क्लास से पास किया है मेरी लक्ष्मी ने। चलो अच्छा है, मन लगाकर पूरे साल पढ़ाई भी तो करी थी उसने। बहुत ही मेहनती है तुम्हारी लड़की। वैसे आगे के लिए क्या सोचा है? मैं तो कहता हूँ उसको सरकारी नौकरी की परीक्षा वगैरह दिलवाओ, पास कर जाएगी। मास्टर जी बहुत पढ़ाई करवा ली, अब तो बस कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करवा दूंगा। इसके पढ़ाई लिखाई करवाने में पूरा जीवन गुजर गया। और आजकल तो शादी ब्याह की मान्यता इतनी बदल गई है कि बिना दहेज के शादी नहीं लगती है। हाँ गिरधर भाई, तुम लक्ष्मी की शादी की इतनी चिंता मत किया करो। भगवान ने मुझको तो एक भी बेटी नहीं दी, पर मेरे लिए लक्ष्मी मेरी बेटी की तरह है। उसकी शादी में मुझसे जितना बन पड़ेगा मदद करूंगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन गायत्री शादी का कार्ड लेकर आती है। अरे जानकी बहन कहाँ हो? अरे जानकी बहन अंदर आ जाओ, वो आज इतवार है ना, इसलिए घर पोत रही हूँ। अरे कब तक इस मिट्टी के घर को लीपते पोतते रहोगी? थोड़ा अच्छा घर बनवा लो, तभी तो रिश्ते आएंगे, वरना ये माटी का घर देखकर रिश्ते वाले नहीं आने के। वैसे मैं अपनी लड़की की शादी का कार्ड देने आई हूँ। 4 तारीख की शादी है, तीनों आ जाना और थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर आना। वो शादी बड़े से महंगे बैंक्वेट में कर रही हूँ। 10 लाख तो बारात बुलवाने और उनका स्वागत में लगे हैं। गायत्री के बारात के खर्च वाली बात को सोचकर जानकी लक्ष्मी की शादी को लेकर संकोच में आ जाती है। क्या हुआ जानकी, क्या सोच रही हो? अजी आपने सुना नहीं, गायत्री बहन ने अपनी लड़की की शादी में केवल बारात में 10 लाख का खर्चा किया है।
कल को हमें भी लक्ष्मी की शादी करवानी है और हमारे पास तो एक पैसे का जोड़ा जमा भी नहीं है। कैसे कैसे शादी बारात मेहमानों का आदर भाव करेंगे। फिर बेटी को भी कपड़े आदि 2-4 बर्तन जेवर बनाकर तो देना ही होगा। अपनी शादी को लेकर जानकी की चिंता देखकर लक्ष्मी कहती है, माँ तुम भी किन की बातों में आ रही हो? तुम्हें तो पता है गायत्री आंटी का स्वभाव कैसा है। उनके परिवार वाले जितना किसी चीज को करने में खर्चा नहीं लगाते, उससे ज्यादा का दिखावा करते हैं। लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है जानकी, तुम बेवजह की चिंता मत लो। गायत्री जी को तो आदत है डींगे मारने की। रही बात लक्ष्मी की शादी की, तो थोड़ा कर्जा करके शादी कर देंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। और अगर भगवान ने चाहा तो बगैर दहेज के अच्छा घर परिवार लड़का मिल जाएगा, तो फिर कर्जा काटने की आवश्यकता नहीं होगी। अजी आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। पता नहीं क्या जोड़ी लिखी है इसकी। May I come in, sir? ओह मिस महिमा, प्लीज कम इन। महिमा प्यार से मिठाई का डिब्बा देवनाथ, जो कि शहर के सबसे रेप्यूटेड जाने माने बिजनेसमैन थे, उनके आगे बढ़ाया। एक मिठाई का पीस उठाते हुए प्यार से पूछा, ओह स्वीट्स, थैंक यू फॉर दिस। पर मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है, पता तो चले। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। यू ऑल्सो इन्वाइटेड। कंपनी का ओनर होते हुए देवनाथ ने महिमा को कॉन्ग्रेचुलेट किया। देवनाथ जी ने केबिन के टेबल पर रखे फोटो फ्रेम को देखा और जरा उदास से हो गए। सबकी शादी हो रही है, मेरे विवेक की शादी कब होगी? काफी देर तक केबिन में अकेले बैठकर सोचते हुए देवनाथ कॉल करते हैं। मे आई कम इन पापा? यस कम इन विवेक बेटा। तुम्हें मेरे कैबिन में नॉक करके आने की जरूरत नहीं है। जी पापा, आपने इस तरह अचानक बुलाया, कुछ बात है? देवनाथ ने सीरियसनेस से विवेक को देखकर शादी की बात की। विवेक बेटा, तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? आई मीन टू से शादी के बारे में क्या कुछ सोचा नहीं? शादी की बात शुरू होते ही विवेक के चेहरे पर असहजता को देखा जा सकता था। पर पापा, पहले मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूँ, उसके बाद ही सेटल होने की सोचा है। देखो बेटा, शादी करने की यही सही एज है। जब मेरी शादी तुम्हारी मम्मी से हुई थी, मैं बस 22 साल का था, और देखो हमने अपनी शादी को कितनी खूबसूरती से निभाया है। तुम्हारी उम्र 24 साल चल रही है, मेरे हिसाब से तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। अपने पिता के समझाने पर विवेक शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। ऑफिस का काम खत्म करके दोनों एक साथ एक ही कार में बैठकर घर आते हैं। देखने में उनका घर राजा महाराजा जैसा बड़ा बंगला था, जहां कामकाज के लिए नौकर चाकर और सभी सुख सहूलियत भरी हुई थी। पापा जी डिनर लगा दो। हाँ योगिता, बहु डिनर लगा दो। आज हम दोनों बाप बेटे साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर योगिता, जो कि उस घर की बड़ी बहू थी, काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं जब वसुंधरा दोनों को एक साथ बैठकर खाते देखती है तो उसकी आंख में खुशी की नमी छा गई। देव जी, आपने विवेक से दोबारा शादी की बात की थी। वसुंधरा जी, आज मैंने विवेक को शादी के लिए काफी समझाया। अच्छा, फिर क्या कहा विवेक ने? माना कि नहीं? विवेक शादी करने के लिए मान गया है वसुंधरा जी। ये खबर सुनकर वसुंधरा खुशी से फूले नहीं समाती। खुशी से उसकी आंखों से झरझर आंसू बरस गए। देव जी, आप देखिएगा, अपने छोटे बेटे की बारात में इतनी धूमधाम से लेकर जाऊंगी कि पूरा शहर देखेगा। अपने हाथों से उसके लिए सेहरा बनाऊंगी। कितना सुंदर दिखेगा मेरा विवेक दुल्हा बनकर। लेकिन मम्मी जी, देवर जी को सेहरा तो मैं बांधूंगी। ये नेक तो भाभी का बनता है, और अपने इकलौते देवर की बारात में नाचूंगी भी। हाय योगिता बहू, सभी अरमान पूरे करेंगे। मम्मी जी, खुशी के आंसू आपकी आंखों से छलक रहे हैं। योगिता बहू, बरसों से इन आंखों ने विवेक की बारात देखने के जो सपने सजा रखे हैं, मैं कल ही पंडित जी से लड़की देखने को कहती हूँ। अगले दिन वसुंधरा पंडित जी को रिश्ते देखने के लिए बोलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, वसुंधरा जी, लगेज पैक हो गया ना? ट्रेन का टाइम हो रहा है। देव जी, आपको पता है ना, आपको ट्रेन से सफर करने में घबराहट होती है। जाना जरूरी है क्या? वसुंधरा जी, मेरा सीतागंज जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यह टिकट्स नहीं मिली, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ रहा है। आप टेंशन मत दीजिए, मैं चला जाऊंगा। देव कुछ देर में ट्रेन से सीतागंज के लिए निकल जाता है। लगभग 10-12 घंटे के बाद सीतागंज जाता है। तभी रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक पॉकेट मार उसका पर्स काट लेता है, लेकिन गिरधर पकड़ लेता है। अरे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दे रखे हैं, तो कमा कर नहीं खा सकता। लीजिए साहब जी,
ये लीजिए। ये तो मेरा वॉलेट है, आपके पास कैसे आया? अरे दरअसल आप जिस ट्रेन से उतरे थे तो एक जेब कतरा आपके पीछे लग गया था, उसने आपका पर्स काट लिया। इस रेलवे स्टेशन पर ये आम बात है, ये लीजिए। देव ने अपना वॉलेट खोलकर देखा जिसमें पूरे पैसे थे। तभी लक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे देने आती है। बाबा ये लीजिए, माँ ने और चाय समोसे बनाकर भेजा है। ला दे बिटिया, पता है आज चाय समोसे दिन में ही खत्म हो गए थे। लक्ष्मी को पहली नजर में देखकर ही देव जी विवेक के लिए उसे पसंद कर लेते हैं। भाई साहब, क्या आपकी लड़की की शादी हो गई है? क्या कहीं लड़का देख रखा है? साहब जी, हम जैसे गरीब की बेटी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। आजकल लड़के वाले दहेज के इतने अभिलाषी और लोभी हो गए हैं कि बहुएं गुड़ देखकर नहीं बल्कि बेटी वाले दहेज कितना देंगे ये देखकर रिश्ता तय करते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही। वैसे यहाँ आसपास में कोई होटल मिल जाएगा रहने के लिए? वो दरअसल मुझे यहाँ पर 1-2 दिन का काम था, इसलिए बस। साहब यहाँ पर होटल तो मुश्किल ही मिलेगा। ये रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, अगर आप चाहे तो मेरे घर में रह सकते हैं, बाकी आपकी जैसी मनसा। गिरधर का बड़ा मन देखकर देव 2 दिन उसके घर रहते हैं। जितना छोटा उनका मिट्टी का घर द्वार था उससे कहीं बढ़कर वो अच्छा खिलाना पिलाना करते हैं। शहर वापस आकर देव ने वसुंधरा से लक्ष्मी की तस्वीर दिखाई। वसुंधरा जी, आपके विवेक के लिए मुझे लक्ष्मी जच गई। हाँ, मगर हैसियत से हमारी जितने भले नहीं है, लेकिन आदर भाव करने में बहुत ही अव्वल है। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है। अजी, रेलवे स्टेशन पर काम करने में क्या बुराई है, मुझे तो बहुत पसंद है। रही बात बारात लेकर जाने की, तो मेहमानों के हिसाब से गाड़ियों से ले जाएंगे। इस पर पूरा परिवार शहर से सगाई करने की तैयारी के साथ लक्ष्मी के घर आते हैं। चौखट के आगे चमचमाती BMW लगते ही सभी पड़ोसन अपनी चौखटों पर निकलकर खड़ी हो गई। ये 10 रुपए के समोसे चाय बेचने वाले की चौखट पर लाखों की गाड़ी किसकी लग गई है? ससुराल वाले गाड़ी में से उतरते हैं। सभी को एक्सपेंसिव डिजाइनर कपड़ों में देख गायत्री और भी ज्यादा आंखें जमा जमा कर देखने लगती है। बाप रे बाप, ये लोग तो दिखने से ही खानदानी रईस लग रहे हैं, मगर करने क्या आए हैं? अरे शगुन की थालियां नहीं दिख रही क्या तुम? उनके हाथों में वो लोग रिश्ता करने आए हैं लक्ष्मी का। अरे लड़के वालों को इनका मिट्टी का घर नहीं दिखा क्या? पता नहीं क्या देखकर रिश्ता जोड़ रहे हैं। गायत्री बहन, कभी तो जलन रखने वाला आचरण छोड़कर दूसरों की खुशी में खुश हो जाया करो। बेचारी गिरधर भाई साहब का सारा जीवन गरीबी देखते देखते गुजर गया। भगवान की दया से उनकी बेटी को अच्छा घर द्वार मिल रहा है। अच्छा है, शहर से पहली बारात चलकर आएगी हमारे गांव में। गायत्री जलन करते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं दोनों परिवार में सादी तरह से लक्ष्मी विवेक की सगाई होती है। कंग्रेचुलेशंस फॉर द एंगेजमेंट भाई भाभी। जी धन्यवाद। छोटी बहू, ये तुम्हारी होने वाली ननंद साक्षी है। भाई साहब, हमारी ओर से कोई मांग नहीं, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। कमी है तो केवल घर में लक्ष्मी की, बाकी हो सके तो बस हमारी तरफ से आने वाली बारात के ठहरने और स्वागत की व्यवस्था देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल समधन जी। पापा जी, यदि आप कहें तो बारात का खर्चा हम उठा लेंगे, ऐसे आप पर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। नितेश बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। बेटी की शादी में पहले बहुत खर्च लगता है और हम नहीं चाहते कि आप किसी तरह से हमारी ओर से परेशान हो। समझे जी, शादी से लेकर बारात का खर्चा उठाना हम बेटी वालों की जिम्मेदारी होती है, और लड़के वालों की बारात से ही तो बेटी वालों की चौखट की रौनक बढ़ती है। आप धूमधाम से बारात लेकर आइएगा, हमारी ओर से हम बढ़ चढ़ कर स्वागत करेंगे बारात का। पंडित जी 2 महीने बाद की शादी की तैयारी निकालते हैं। वहीं लड़के वालों के जाने के बाद लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ शादी बारात का खर्चा जोड़ने बैठती है। अजी, केवल द्वार पर बारात मंगवाने का खर्चा ही 2 लाख रुपए के ऊपर का बैठ रहा है। फिर नाश्ता पानी भी लगेगा, 2.5-3 लाख हो जाएगा। इतनी रकम कहाँ से लेकर आएंगे? जानकी, अभी तो शादी में 2 महीने बाकी है। मैं चाय समोसे बेचने के साथ रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर लूंगा। कुछ पैसे तो जुड़ जाएंगे और कुछ स्टेशन मास्टर से उधार मांग लूंगा। और वो बेच जो है ना, जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है, उसने भी मदद करने के लिए बोला है। अजी, बोलते तो सब हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुद के सगे रिश्तेदार भी मदद करने से मुकर जाते हैं।
मेरी मानो तो लक्ष्मी के ससुराल वालों को ज्यादा लोगों की बारात लाने के लिए मना कर देते हैं, परिवार में ही शादी कर लेते हैं। रही बात गांव की, तो उन्हें बाद में भोज खिला देंगे। जानकी, साथ समाज देखना भी तो जरूरी है। जिंदगी में शादी विवाह एक बार ही होता है और भगवान ने हमें एक ही तो बेटी दी है। लड़की वालों का बारात लाने की इच्छा है और बेटी वाले होते हुए उनकी इच्छा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे करके कर्जा उतार दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे रेलवे स्टेशन पर दिन रात काम करना पड़ेगा। इतने के बाद गिरधर रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचता है और देर रात तक कुली का काम भी करता है। दिन रात मेहनत करके पेट काट कर अभी केवल 15-20 हजार रुपए जुड़ पाए हैं। ले देकर शादी में 1 महीना बच गया है। कैसे कैसे इज्जत रहेगी हमारी। अजी 2-4 दिनों में 5,000 मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक कोठी में बर्तन खाने पीने बनाने का काम पकड़ रखा है, सब हो जाएगा। तभी एकदम से कुछ सरकारी आदमी नोटिस लगाकर उनकी दीवार पर चिपकाते हैं। अरे और साहब, ये आपने मेरी झोपड़ी के बाहर कैसा पर्चा लगाया है? ये कोर्ट की तरफ से नोटिस है। तूने जिस जगह पर घर बना रखा है ना, वो सरकारी जमीन में आती है, इसलिए तुझको घर खाली करना पड़ेगा। अरे घर खाली करना पड़ेगा? मगर क्यों साहब? कहां से कैसे करके मैंने 50,000 देकर सालों पहले ये जमीन खरीदी थी। अगले महीने इस चौखट पर मेरी बेटी की बारात आनी है। अपने घर और चौखट छिन जाने की पीड़ा उसे गरीब असहाय पिता की आंखों में दिख रही थी, लेकिन दलाल वकील का मन नहीं पिघलता। अरे हमें क्या मतलब तेरी बेटी के बारात से है? हमें तो घर आज के आज खाली चाहिए। चलो निकलो साहब। गिरधर ने अपनी पकड़ी आगे कर दी। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा घर छोड़ दो। अरे भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है और हम तो खुद ही मुलाजिम हैं। गिरधर आंखों में आंसू लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर से निकल जाता है, जिस पर पड़ोसन गायत्री खुश होते हुए कहती है, ये तो गिरधर भाई साहब के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अरे 1 महीने में इसी दरवाजे पर बारात आने वाली थी, और ही जब इनके पास घर ही नहीं बचा तो बारात कहाँ से बुलवाएंगे। और जब लड़के वाले को पता चलेगा कि बेघर हो गए हैं तो देख लेना, वो खुद रिश्ता तोड़ देंगे। इस लक्ष्मी के तो लक्षण ही खराब हैं। गायत्री को अपने लिए ऐसे शब्द बोलते देखकर लक्ष्मी का मन टूट जाता है। गिरधर सामान की गठरी सर पर लेकर परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर आता है, जहां बिरजू चाय बेच रहा था। चाय बोलो, चाय गर्मा गर्म अदरक वाली बढ़िया 10 रुपए की चाय। अरे गिरधर चाचा, आप यहाँ पर? चाची भी साथ आई हैं और लक्ष्मी भी, क्या बात है? अरे गजब हो गया बिरजू, मेरा घर द्वार सब चला गया। गिरधर की तरह बिरजू भी स्टेशन पर चाय बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। पटरी के पास उसने झोपड़ी डाल रखी थी। चिंता मत करो चाचा, अपने बेटे के घर चलो। बिरजू रेलवे स्टेशन की पटरी पार करके अपनी झोपड़ी में लाता है, जहां गरीब लोग तंबू में रह रहे थे और उसकी पत्नी सिलाई कर रही थी। उषा, जल्दी से चाय बना लो, गिरधर चाचा आए हैं। नमस्ते चाचा जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। उषा ने सम्मान देते हुए तीनों को बैठने के लिए बोला और चाय पानी दिया। किसी तरह तीनों ने बिरजू के घर में रात काटी, लेकिन माता पिता होते हुए जानकी गिरधर की आंखों में शादी की चिंता बसी थी। ट्रेन के आते जाते हॉर्न से सुबह के 5 बजे गिरधर जाग गया। जानकी, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ट्रेन के आने का टाइम हो गया है। दिन भर सामान धो लूंगा तो पैसे बनेंगे, उससे चाय समोसे बनाने का सामान खरीद कर ले आऊंगा। अजी, मगर रात में तुम्हें तेज बुखार हो रखा था, ऐसे सामान उठाओगे? जानकी, 1 महीने बाद लक्ष्मी की बारात आनी है। बगैर कमाए पैसे इकट्ठे कहाँ से होंगे शादी के लिए? इतना कहकर गिरधर रेलवे स्टेशन पर आता है। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती है। तभी वो फूलों से सजी हुई बोगी देखता है और अंदर से काफी सारे बाराती बाहर निकलते हैं। अरे काका, 10-12 कुली और बुला लो, 50 लोगों की बारात का लगेज उतारना है। साहब, 4 कुली के बराबर सामान तो मैं अकेले ही उठा लूंगा। जो 4 कुली के बनते हैं वो आप मुझे दे दीजिएगा। बेटी की शादी करनी है, थोड़े दिनों में पैसों की जरूरत है। अच्छा ठीक है। गिरधर ने एक हाथ से अपने सर पर भारी सूटकेस रख लिया और दूसरे हाथ में भारी लगेज लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन के बाहर सामान छोड़ देता है। भगवान की दया से सुबह सुबह 3-4 रुपए की कमाई हो गई।
तभी इतना भारी सामान छोड़कर आने के चलते उसे जोर से चक्कर आ जाता है। तभी रेलवे मास्टर आ जाता है। अरे अरे गिरधर भाई साहब, तबीयत तो ठीक है? तुम्हें तो तेज बुखार हो रखा है, तुम्हें तो घर पर रहकर आराम करना था। मास्टर जी, अगर घर पर रहकर आराम करूंगा तो शादी के पैसे कैसे इकट्ठे करूंगा? घर भी छिन गया, अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है अंदर से। ऐसा बोलते हुए गिरधर बड़ा रोया। गिरधर, ऐसी हिम्मत नहीं आते, अभी तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी देखनी है। हैं? ये क्या बात हुई है? गिरधर ने स्टेशन मास्टर से सब कुछ बताया। मास्टर जी, 1 महीने बाद लड़के वाले लक्ष्मी की बारात लेकर आएंगे। मैं खुद ही अपने परिवार को लेकर दूसरे के घर में गुजारा कर रहा हूँ। जब रिश्ते वाले को पता लगेगा कि हम रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं तो वो रिश्ता तोड़ देंगे हमसे। गिरधर ने मन में अपनी बेटी का घर बसने से पहले टूटने का डर बस चुका था। गिरधर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी परिस्थिति जानने के बाद वो लोग रेलवे स्टेशन पर बारात लाने के लिए राजी हो जाएं। सोच कर देखो, जिन्होंने तुमसे दहेज की एक रकम नहीं मांगी, तब अब वो शादी सेट हो चुकी है, तारीख निकल चुकी है, वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मैं बात करता हूँ। स्टेशन मास्टर गिरधर से नंबर लेकर लक्ष्मी के ससुराल वालों को फोन करती है, जहां कुछ हफ्ते पहले से ही शादी और बारात के कपड़े, सेवर वगैरह की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। हेलो, नमस्कार जी, आप दीनानाथ जी बात कर रहे हैं? जी जी, बोलिए, आप कौन? हाँ जी, मैं सीतागंज से रेलवे स्टेशन मास्टर बात कर रहा हूँ। गिरधर भाई साहब की तरफ से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जी जी, कहिए। आप लोग बारात लाने की तारीख को 1-2 महीने आगे की बढ़वा दीजिए, यहाँ बड़ी दुविधा हो गई है। स्टेशन मास्टर देवनाथ को सारी बात बताते हैं कि किस तरह उनसे उनका घर छिन गया है और गिरधर अपने परिवार को रेलवे स्टेशन पर लेकर रहने को मजबूर हो गया है। सब कुछ जानकर देवनाथ को काफी दुख पहुंचा। देखिए, बारात तो यहाँ से 4 तारीख को ही चलेगी, क्योंकि आप सबको बोल चुके हैं। बच्ची बात आदर भाव की तो हमारी ओर से रेलवे स्टेशन पर ही बारात आएगी और हम रेलवे स्टेशन से अपनी बहू को विदा करवाकर अपने घर ले आएंगे। सारे हालात जानने के बाद भी देवनाथ को रेलवे स्टेशन पर बारात लाने के लिए तैयार होते देखकर गिरधर की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। गिरधर शुद्ध बुद्ध खोकर दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता, वहीं अब शादी में अब 1 हफ्ता से कम समय रह जाता है। शादी में केवल 4-5 दिन रह गए हैं मास्टर जी। समझ में नहीं आ रहा, लड़के वाले जब रेलवे स्टेशन पर बारात लेकर आएंगे तो हम बारात को कहाँ पर ठहराएंगे? उनका आदर भाव, चाय पानी, नाश्ता सब कौन देखेगा? अरे कैसे अकेले अकेले करूंगा बारातियों का आदर भाव? अरे चाचा, किसने कहा आप अकेले हैं? मैं हूं ना, बारातियों की चाय पानी की जिम्मेदारी मैं देख लूंगा। और रही बात बारातियों को ठहराने की, मुझे जो कमरा मिल रखा है वहां पर मेन बारातियों को ठहरा देंगे और बाकी के लिए बाहर अच्छे तरह से कुर्सी वगैरह पर बैठने की सुविधा कर देंगे। अरे और चाचा, रही बात सजावट की, तो पूरे रेलवे स्टेशन को एकदम अच्छे तरीके से धुलाई मारकर चमका दूंगा मैं। एक परिवार की तरह रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को अपनी बेटी की शादी बारात में मदद करने के लिए खड़े होते देखकर गिरधर का आधा चिंता खत्म हो जाता है। इसी तरह समय बीतता है। देखते ही देखते शादी में केवल 1-2 दिन बच जाते हैं। अरे नरेश, देख जरा यहाँ पर कितना गुटका हो रखा है, यहाँ पर से अच्छे से पानी मार दे। अरे मास्टर जी, चिंता मत करो, अभी तो पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से धोना बाकी है, सब साफ सुथरा हो जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म पर बारात आने वाली होती है, सारे कर्मचारी उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके खूब अच्छी साज सजावट करते हैं। वहीं स्टेशन मास्टर अपने कमरे में अच्छे तरीके से बारातियों को रुकने ठहरने की व्यवस्था करवाते हैं। ये देखो गिरधर भाई साहब, ये चादर अच्छा लग रहा है ना? लक्ष्मी के ससुराल वालों को यहीं ठहराएंगे। बाकी मैंने टिकट काउंटर वाले से भी बात कर लिया, कुछ बारातियों को वहां रुकवा देंगे। स्टेशन मास्टर को इतना सब कुछ करते देखकर गरीब गिरधर ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मास्टर जी, आपका तो मुझसे कोई नाता भी नहीं है, इसके बाद भी आप मेरी बेटी की शादी में एक पिता की तरह सब कुछ कर रहे हैं। अरे करता क्यों नहीं, लक्ष्मी मेरी भी तो बेटी है। चलिए, अभी बहुत सारा काम बाकी बचा है, कल हलवाई भी आ जाएंगे। अगले दिन हलवाई भी सूखा राशन लेकर आ जाता है। जहां रेलवे स्टेशन में एक तरफ उन्हें खाना बनाने की जगह दी जाती है, वहीं चाय वाला बिरजू बारातियों के साथ चाय नाश्ते की तैयारी में लग जाता है। बारात का दिन भी आ जाता है। दूसरी तरह अमीर ससुराल वालों का बड़ा बंगला किसी दुल्हन की तरह सज रखा था।
दर्जनों बैंड बाजे लाइट वाले चौखट पर चमक छाई थी। वहीं विवेक घोड़ी पर दुल्हा बनकर बैठा हुआ था। भाभी दोनों मुट्ठी में चावल भरकर पीछे फेंकती हैं। देखिए तो मम्मी जी, देवर जी दुल्हा बनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। बस बस बहू, अब जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। स्टेशन तक बारात पहुंचने में भी समय लगेगा। धूमधाम के साथ ससुराल वाले नाचते गाते हुए स्टेशन तक बारात लाते हैं, जहां आप सब फूलों से सजे हुए ट्रेन में सफर करते हुए कुछ 1 घंटा बाद सीतागंज आते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म सजावट से निखर रहा था। स्टेशन पर काम करने वाले कुछ लोग उनके स्वागत में फूल लेकर खड़े हैं। ट्रेन से नीचे उतरने वाले बारातियों का स्टेशन मास्टर मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं। पधारिए जी, आपका सबका स्वागत है। ससुराल वाले रेलवे स्टेशन पर बारात का इतना सुंदर सजावट देखकर खुश होते हैं। OMG, मम्मी भाभी के फैमिली वाले ने तो बैंकेट हॉल से भी इतनी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। वाकई बहू के परिवार वालों ने रेलवे स्टेशन को खूब सुंदर सजाया है। मैंने तो कल्पना भी नहीं करी थी कि बारात का इतना अच्छा स्वागत होगा। बाराती फूलों पर चलकर आगे आते हैं। उन्हें ससुराल वालों को ठहरने के लिए अलग सा कमरा दिया जाता है। वहीं बाकी बारातियों को टिकट काउंटर वाले हॉल में लाया जाता है, जहां कुर्सियां लगी हुई थी। तब बिरजू सबको चाय नाश्ता देने जाता है। गर्मा गर्म चाय बोलो भैया, गर्मा गर्म चाय। अरे भैया, 1 कप चाय कितने की मिलेगी? अरे आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भैया जी, ये स्पेशल चाय आप सब बारातियों के लिए है। बिरजू सबको चाय के साथ नाश्ते के तौर पर नमकीन बिस्किट भी खिलाता है। बाराती खुशी खुशी नाश्ता करते हैं। जानकी 16 श्रृंगार में सजाकर लक्ष्मी को मंडप में लाकर बैठाती है। कुछ ही देर में शादी होती है और बारात दुल्हन को विदाई करवा कर रेलवे स्टेशन से वापस जाते हैं।